बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कुछ इस तरह से कोई सर्किट देखें और कुछ इस तरह से भी हमने कंपोनेंट्स लगे हुए देखें। इसको हम कहते थे कि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं और इसको हम कहते थे कि ये कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं। क्या हो कि अगर मैं इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं और इसके साथ भी एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं, होगा ये कि जो हमारे पास ये कम्बिनेशन है सीरीज़ का, इसमें करंट जोन सा गुजरेगा वो दोनों रजिस्टर में से सेम गुजरेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इधर से जो करंट लेट्स सपोज I1 आ रहा है वो स्प्लिट हो जाएगा इसमें और इसमें। इसको मैं I2 कह देता हूँ और इसको मैं I3 कह देता हूँ। लेकिन जो हमारे पास ये सीरीज़ वाला कम्बिनेशन है, इसमें कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होंगे, VR1 कह देता हूँ, इसको VR2 कह देता हूँ। सीरीज़ के अंदर करंट सेम रह रहा है लेकिन वोल्टेज कुछ यहाँ ड्रॉप हो गए, कुछ इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो गए, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे वो इक्वल टू सोर्स वोल्टेज आएंगे। लेकिन जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है उसके अंदर एंटरिंग करंट जो I1 है वो डिवाइड हो रहा है I2 और I3 में, लेकिन जो वोल्टेज इन दो इस रजिस्टर के क्रॉस है वो भी वही है जो वोल्टेज सोर्स है, और जो वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस है वो वही है जो इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस है। सो तीनों में मतलब पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, लेकिन सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज जोन है वो डिवाइड हो जाता है। सो इस कम्बिनेशन में क्या हो रहा है, इस कम्बिनेशन में हमारा जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसके अंदर हमारा करंट डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो ये वाला हमारे पास सीरीज़ में रेजिस्टेंस हम अगर लगा दें तो इसमें हमारा क्या चीज़ हो रही है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है। इधर से हमारी दो टाइप्स की सर्किटरी निकल आई, एक हो गए वोल्टेज डिवाइडर्स और एक हो गए करंट डिवाइडर। ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर, ये हो गया सर्किट हमारा करंट डिवाइडर। आज की जो इस वीडियो है इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर को। जो हमारे पास डिवाइडर्स क्लासिफिकेशन में वोल्टेज डिवाइडर आता है, ये वोल्टेज को डिवाइड करेगा। इसको हम वोल्टेज अटेनुएटर भी कहते हैं। अटेनुएटर कहते हैं कम करने को, किसी की वैल्यू को डाउन करने को हम अटेनुएशन कहते हैं। तो वो जो काम ये करते हैं उसको हम अटेनुएटर कहते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर या वोल्टेज अटेनुएटर, इसका काम क्या होता है, इट्स फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट एक्सटर्नल वोल्टेज इज़ VI। कोई इनपुट वोल्टेज लेता है, अक्रॉस द इनपुट जो इनपुट के टर्मिनल्स हैं उसके ऊपर इनपुट वोल्टेज लेगा और डेवलप आ वोल्टेज V आउट, कोई से आउटपुट पे वोल्टेज करेगा अक्रॉस दी आउटपुट टर्मिनल्स। जो इसके आउटपुट पे टर्मिनल्स होंगे उस पर कोई ना कोई वोल्टेज डेवलप करेगा। ये कह ये रहा है कि अगर लेट्स सपोज ये मैं दो रजिस्टर इस तरह से सीरीज़ में लगा देता हूँ और इसके साथ मैं एक वोल्टेज लगा देता हूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास है इनपुट वोल्टेज जो मैंने इधर दी, और अगर मैं इधर कोई वोल्टेज इस पॉइंट से लेकर इधर तक वोल्टेज कोई लेना चाहता हूँ तो ये मेरी V आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। तो कह ये रहा है कि इसका जो फंक्शन ये होता है कि इनपुट पे हम वोल्टेज देते हैं और वो हमें डिवाइड करके आउटपुट पे दे देता है। आप चाहें तो इस दो पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज मेजर कर लें, चाहें तो आप V आउट इस तरह से ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। दोनों सूरतों के अंदर ये वोल्टेज को डिवाइड ही कर रहा है। अभी हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ये जो V आउट है, लेट्स सपोज अगर इधर करता हूँ तो इसकी क्या रिलेशन बनेगा इनपुट के साथ, डिपेंडिंग अपॉन के ये रजिस्टर्स की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, मतलब आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी या किस वैल्यू के हम रजिस्टर रखें हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हैं कि इनपुट आप 15 वोल्ट दें, आउटपुट पे आपको 2 वोल्ट मिले, तो आप रजिस्टर की क्या क्या वैल्यूज़ रखेंगे कि आपको आउटपुट 2 वोल्ट मिले, या इनपुट आप 12 वोल्ट दें, आउटपुट पे आपको 10 वोल्ट मिल जाएँ। एक चीज़ याद रखें, इनपुट हमेशा ज़्यादा होगी, आउटपुट हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर है, डिवाइड करता है, इंक्रीज़ नहीं करता। इसी तरह से इसको वोल्टेज अटेनुएटर भी इसलिए कहते हैं कि इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है और आउटपुट वोल्टेज को ये कम देगा। हम क्या करते हैं कि एक सर्किट बनाते हैं,
ये दो रजिस्टर हैं, हमने सीरीज़ में लगा दिए और इसके साथ हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दी। और वोल्टेज सोर्स को मैं कह देता हूँ कि इसके जो वोल्टेजेस हैं VI हैं, इनपुट वोल्टेजेस आप जो भी देंगे। और ये जो हमारे पास रजिस्टर लगा है ये R1 है और ये वाला जो लगा है इसको कहता हूँ ये R2 है। हमने देखना है कि हमारे पास इन दो पॉइंट्स के ऊपर क्या वोल्टेजेस मिलेंगे जिसे हम V आउट कहता हूँ। हमें पता है कि जो सीरीज़ के अंदर ये कंपोनेंट लगे हुए हैं R1 R2 इस सीरीज़ में है VI के साथ, इनपुट वोल्टेज सोर्स के साथ। तो इनके अंदर जो करंट है वो एक सेम गुजरेगा। मैं लेट्स सपोज I कह देता हूँ। तो मैं अगर KVL अप्लाई करता हूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप में, तो VI राइज है, वोल्टेज अक्रॉस R1 फॉल है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2 ये भी फॉल है। तो मैं लिखता हूँ VI इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या होगा, करंट I इंटू R1 रजिस्टेंस प्लस करंट I इंटू R2 रजिस्टेंस VR2 के अक्रॉस हो जाएगा। तो इधर से मैं ये कहता हूँ, इधर से अभी जो VR2 है वो एक्चुअल में हमारा V आउट है ना। VR2 की वैल्यूज़ पुट करने के बजाय VR2 की जगह V आउट है। और जो V इन है वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस I1 प्लस वोल्टेज R1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि V इनपुट जो हमारे पास है वो I करंट इनटू, अच्छा इससे पहले हम अब करंट I निकाल लेते हैं। हमारे पास ये जो KVL बन रहा था, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज सोर्स VR इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2। तो VR2 हमारे पास हो जाएगा I इंटू R2। तो यहाँ से हम जब करंट निकालेंगे तो हमारे पास VI इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 हो जाएगा। और जो करंट है इक्वल टू इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई करंट की वैल्यू जो इसमें फ़्लो कर रहा है। अब हमें पता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस R1 है मैं उसे कहता हूँ V1 इज इक्वल टू IR1 है। इसी तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वोल्टेज अक्रॉस R2, ये वोल्टेज अक्रॉस R1 है, ये वोल्टेज अक्रॉस R2, इसको मैं लिख देता हूँ ये है I इंटू R2। और हमारे केस में VR2 जोन्स है वो इक्वल टू V आउट है और वो इक्वल टू करंट इंटू R2 है। सो मैं लिख सकता हूँ V आउट इज इक्वल टू R2 और मैं I की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा R2 V इन ओवर R1 प्लस R2। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने करंट निकाल लिया कि करंट इसमें से कितना गुजर रहा है। हमें पता है VR1 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर VR1 है वो I इंटू R1 है। आप यही I इधर पुट कर दें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। यही I उठा के आप इसमें पुट कर दें तो इसके, अभी हमने V आउट चाहिए था R2 पे, तो इसलिए हमने I को VR2 के जगह हमने VR2 वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया। तो हमारे पास जो आउटपुट का रिलेशन है वो ये आ गया। इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ कि जो आउटपुट वोल्टेज हैं V आउट वो इक्वल टू होंगे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V इन। ये तो हमें आगे इस पॉइंट के ऊपर। और दूसरा तरीका VR1 वोल्टेज क्लास R1 निकालने का ये है कि हम इसमें KVL लगा लें तो उससे हमारे पास इनपुट वोल्टेज माइनस V आउट ये VR1 के क्रॉस आ जाएंगे। या दूसरे तरीके से ये है कि VR1 हम I की वैल्यू इधर पुट कर दें इसमें, तो वो हमारे पास I की वैल्यू थी VI ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1। ये हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस R1 आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये रिलेशन आया है आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू इनपुट जबकि हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हों R1 R2। अभी जो कि हम V आउट R2 पे मेजर कर रहे हैं तो हम इसी इक्वेशन को मैं आगे लेके चलता हूँ। अभी इसमें देखें, इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कंडीशंस आती हैं कि क्या हो अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हों R1
इक्वल टू R2 हो तो हमारे पास क्या होगा। मैं अगर कहता हूँ R1 इक्वल टू R2 है तो मैं इसको कह देता हूँ ये इक्वल टू R है, और मैं सब को रिप्लेस कर देता हूँ विद R, तो V आउट इज इक्वल टू R ओवर 2R इंटू वी आई, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 VI। इधर से ये पता लगा कि अगर आपकी रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों इक्वल हैं तो जो आपको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेंगे वो हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज मिलेंगे। इस कंडीशन में जब दोनों रेजिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, कहने का मतलब ये अगर आपने 2 ओम यहाँ लगाया 2 यहाँ लगाया है, अगर 12 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आपको इस रजिस्टर के क्रॉस 6 मिलेगी, इसके क्रॉस भी आपको 6 ही मिलेगी। सो जब आप दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो आपको पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो हाफ हो जाएगी। इसके बाद मैं अगर ये कहूँ कि अगर R2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 और R2 इतना ज़्यादा बड़ा है R1 से कि R1 को मैं कह देता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आप कह लें कि अगर R2 बहुत बड़ा है R1 से तो R1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, हम यानी कि एक तरह से रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट है, वायर लगी हुई है, तो आपके पास जो V आउट होगा वो आ जाएगा R2 ओवर 0 प्लस R2 इंटू वी आई, तो ये आ जाएगा सिर्फ वी आई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये वाली रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू R1, तो हम R1 को कहते हैं कि लेट्स सपोज बहुत बड़ी है तो R1 फिर शॉर्ट है, उधर कोई वायर ही एक हमने लगा दी एक तरह से, तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हो जाएगी। अभी एक कंडीशन देखी जब रेजिस्टेंस इक्वल थी, अभी हमने देखी जब रेजिस्टेंस जिस पे आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं R2 वो बहुत बड़ी है दूसरी रेजिस्टेंस से, तब हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की इक्वल हो जाएगी। अभी हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि आउटपुट तो हम R2 पे देख रहे हैं, लेकिन ये पहले वाली कंडीशन मैं लिख देता हूँ R1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हो जाएगी। जो तीसरी कंडीशन है उसमें यह है कि R1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन R2, जब ये चीज़ है तो मैं कहता हूँ R2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और जब मैं इसमें इक्वेशन को यूज़ करता हूँ V आउट इज़ इक्वल टू R1, हमारे पास R2 0 है तो फिर R1 ही होगा, तो मैं लिख देता हूँ R2 इज़ 0, R1 एज इट इज़ प्लस 0 इंटू वी इन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 वोल्ट। अगर वो रेजिस्टेंस जिसके ऊपर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड रेजिस्टेंस जो आपने सीरीज़ में बना लगा के वोल्टेज डिवाइडर बनाया हुआ है, तो और आपको आउटपुट पे 0 वोल्टेज मिलेंगे। सो अभी हमने वोल्टेज डिवाइडर बनाया और 3 कंडीशंस देखी जिसमें इक्वालिटी देखी, अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो आउटपुट हाफ हो जाएगी, अगर जिस पे आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं R2 वो बहुत बड़ी है R1 से, तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होने के करीब हो जाएगी, और अगर आप जिसके ऊपर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी है यानी कि 0 ओम के करीब है, तो आपकी जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। तो वोल्टेज डिवाइडर आप इसके अलावा भी R1 R2 के कई कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, डिज़ायर्ड कि आपको किस वैल्यू की आउटपुट पे रेजिस्टेंस चाहिए, सॉरी वोल्टेजेस चाहिए, या कितने आपको वोल्टेज उसका अटेनुएट करना है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि क्या ये वोल्टेज डिवाइडर जोन सा है ये बिहेव करेगा DC और AC के लिए सेम बिहेव करेगा, मतलब इनपुट अगर DC देते हैं तो आउटपुट क्या होगी, इनपुट अगर V इन AC देते हैं तो क्या होगा आउटपुट AC पे। जब आप इनपुट इसकी V इन जोन्स है उसको आप DC देंगे तो जो आउटपुट है वो भी आपको DC मिलेगी, लेकिन अटेनुएट होकर मिलेगी, कम वैल्यू से मिलेगी। जो भी रेशो आप रखेंगे वो फार्मूला वही लगेगा कि V आउट इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी इन। R2 वो वाला रजिस्टर जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए, अगर आप AC इनको इनपुट पे देंगे तो AC ही आउटपुट पे आपको मिलेगी लेकिन अटेनुएट होके। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर लेट्स सपोज मैं DC को सिर्फ अंडर कंसिडरेशन लेता हूँ तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, और मैं DC लेट्स सपोज ये मैंने दी 12 वोल्ट की, लेकिन जो आउटपुट में मेरे पास DC अटेनुएट होके आएगी वो मेरे पास
लेट्स सपोज अगर इक्वल रेजिस्टेंस लगाई तो 6 वोल्ट हो जाएगी वोल्टेज एक्सिस, और ये मेरे पास टाइम एक्सिस। ये मेरी इनपुट थी वी इन, और ये जो मेरे पास आई ये वी आउट आई। डीसी देंगे तो डीसी दे देगा। अभी मैं इसको डीसी की बजाय एसी अगर साइनोसाइडल सिग्नल इसको देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैंने इस तरह से एक सिग्नल दिया, मैंने एक वेव फॉर्म सिर्फ बना देता हूँ, और ये पीक इसकी 12 वोल्ट तक है, इधर भी नेगेटिव 12 वोल्ट तक है। तो हाफ का अगर मैं रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर बनाता हूँ तो ये मुझे इस तरह से 6 वोल्ट पे जाएगा, फिर इस तरह से 6 वोल्ट पे नेगेटिव में जाएगा, और यहाँ पे ये मेरे पास 6 वोल्ट और ये मेरे पास नेगेटिव 6 वोल्ट। सो एसी देंगे तो अटेनुएट करके एसी दे देगा, अगर आप डीसी देंगे तो अटेनुएट करके ये आपको डीसी दे देगा। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो रेजिस्टिव नेटवर्क हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं सोर्स के साथ। अगर जो जितने भी इसके अंदर से ब्रांच वोल्टेजेस और ब्रांच करंट वो होते हैं वो सारे के सारे सोर्स के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप इसको इनपुट सोर्स पॉजिटिव देंगे आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, नेगेटिव देंगे आउटपुट नेगेटिव मिल जाएगी। तो जिस तरह का आप इनपुट पे सिग्नल देंगे उसी तरह का आपको आउटपुट पे मिलेगा, लेकिन वो आपको अटेनुएट होकर मिलेगा। अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, हमने एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गेन। गेन बेसिकली ये होता है, गेन ये होता है कि आउटपुट पे मिलने वाले वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट पे वोल्टेज मिलने वाले, उसको हम कहते हैं कि ये गेन है। आउटपुट पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। जिस तरह एम्पलीफायर्स होते हैं कि भाई इसका 10 का गेन है, 20 का है, या 2 का या 100 का है, इसका मतलब ये होता है कि इनपुट पे आप जो भी सिग्नल देंगे उसको वो 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। अभी जो हमने ये बनाया है वोल्टेज डिवाइडर का, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो वी इन को दूसरी तरफ ले जाऊँ, वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस केस के अंदर हमारे पास वी आउट और वी इन क्या हो गया, ये गेन हो गया हमारा, वो इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 है, ये हमारा गेन है। तो अभी हो क्या रहा है, इस दर भी वही कुछ हो रहा है कि इनपुट के ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ये हमारी इनपुट का सिग्नल है, ये हमारा हमने देखा कि ये गेन है, इनपुट का सिग्नल गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है। इसी तरह एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल गेन अटेनुएटर। वेरिएबल गेन अटेनुएटर, वेरिएबल गेन अटेनुएटर, अटेनुएटर मतलब ये सिग्नल को जो अटेनुएट कर देंगे। ये इस तरह से होता है कि ये एक ही रेजिस्टेंस होती है इस तरह से, लेकिन हम इसके ऊपर एक वाइपर सा लगा होता है जिसको हम ऊपर नीचे रेजिस्टेंस पे कर सकते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो हम इसको जब वोल्टेज सोर्स को ही देते हैं और हम इसको जब वेरी करेंगे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को, तो जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हैं उसका गेन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये टर्मिनल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको आउटपुट मिलेंगे, लेकिन जब ये इस तरफ को आना शुरू होगा तो आपको वोल्टेज कम होना शुरू होंगे। इसे हम कहते हैं वेरिएबल गेन अटेनुएटर। जिस तरह से आपने घरों के पंखों में जो हम डिमर लगाया होता है, डिमर के ऊपर एक नॉब सी बनी होती है, हम उसको घुमाते हैं तो वो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम रेजिस्टेंस को ही चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ स्पीकर के अंदर जो नाब घुमाने वाली लगी होती है, वूफर्स हो गए, उनके जो नाब्स होती हैं वो सारी हमारे पास जो उनसे है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस होती हैं, और उसको हम वेरिएबल गेन अटेनुएटर भी कहते हैं।
और ये जो चीज़ है ये भी उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अभी हमने वोल्टेज डिवाइडर बनाया है। वो इस तरह से है कि जो आपको रेजिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान मिलेगी, वो लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि वो आर मिलती है। और जब आप इस वाइपर को जो आप उसको घुमा के सेट करेंगे, मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है। तो आप जब देखेंगे कि R2 इधर से ग्राउंड तक कितनी बन रही है, ये ग्राउंड का अगर टर्मिनल है, तो आप सिंपल इसको लगा सकते हैं वी आउट इज इक्वल टू, इस पर भी वही फार्मूला लगेगा R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी इन। तो आप ना इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको आउटपुट पे कितने वोल्टेज मिलेंगे। तो आप अगर इसकी रेजिस्टेंस R1 कम कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएंगे, R1 आप ज़्यादा कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये एक डिवाइस है जिसे वेरिएबल गेन अटेन्यूएटर या वेरिएबल रजिस्टर भी आपको सुनने में मिलेगा। ये इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, ये लगा होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वोल्टेज डिवाइडर की समझ आई होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।